नमस्कार, मैं अर्पणा लड़ोइया टैगोर वुमन बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम चर्चा करने जा रहे हैं रूढ़िवादिता की। रूढ़िवादिता जो टॉपिक है ये हम अच्छी तरह जानते हैं, हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में पढ़ रहे हैं। रूढ़िवादिता नाम से ही पता लग रहा है कि रूढ़िवादिता यानी जो ये मानता है कि ये जो समाज के अंदर परिवर्तन है, जो चेंजेस है या जो डिफरेंशियल्स है, यानी कि जो भेदभाव है या जो जात पात में जो परिवर्तन है वो किसके द्वारा बनाया गया? भगवान के द्वारा बनाया गया। उसने भगवान ने जो संरचना की है पृथ्वी की वो इसी के अनुसार की है, तो इन सबको अलग अलग बनाया। जबकि समाजशास्त्री जो हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि ये जो डिफरेंस है, ये जो भेदभाव है, ये जो परिवर्तन है, ये समाज का अपना बनाया गया है और उसने जो ये परंपरा बनाएगी एक कोरी कल्पना है, उस कोरी कल्पना के आधार पे जो है समाज कंटिन्यू चला रहा है। कमाल की बात यह है कि वास्तव में ये एक कोरी कल्पना है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान ने तो सबको एक जैसा बनाया। और उसके अंदर अगर हम बात करें कि जो इस रूढ़िवादिता के अनुसार चार जो डिफरेंस है, यानी कि जो चार वर्ण बनाए गए हैं, चार वर्ण कौन कौन से हैं? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। हम इन चारों वर्णों की बात करें तो समाज के अनुसार ये चारों वर्ण जो हैं वो प्रकृति द्वारा, नेचर द्वारा बनाए गए हैं, जबकि ये एक कल्पना है, मात्र है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान ने किसी भी तरीके की बनावट में, संरचना में भेद नहीं किया। ये सिर्फ एक क्या है? कल्पना है। और कमाल की बात है कि कितने ही सालों से ये कल्पना के आधार पर समाज टिका हुआ है और उसको मानता भी आ रहा है। उसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन ही नहीं आया। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी कहीं ना कहीं लोग इस भावना को मानते हैं और इसके साथ और भी कई तरीके की जात पात और गोत्र आकर जुड़ गए। जब भी किसी की शादी का या किसी के जन्म का बात होती है तो वहाँ पर इन सब का जिक्र हमेशा ही होता है। पहले ये इसका बहुत ज़्यादा था, जैसे शूद्र का या उस भेदभाव या नीची जाति ऊंची जाति का आज भी कई लोग करते हैं कि भी हम एक टच नहीं करना, ये छुआछूत की जो भेदभाव है उसको सबको लेना, तो वो सब किस में आता है? रूढ़िवादिता। समाजशास्त्री जो समाज सुधारक है इसको गलत मानते हैं। के.एम. सानिध्य वो कहते हैं कि ये एक क्या है? कोरी कल्पना है। और ये जो परिवर्तन है ये समाज द्वारा, ये भगवान द्वारा या प्रकृति द्वारा किया गया जो भेदभाव है, ये प्रकृति द्वारा नहीं किया गया बल्कि समाज द्वारा किया गया ये भेदभाव है। अब इसके अनुसार ही हम आगे कि हम अपने टॉपिक, हमारा टॉपिक क्या है? जेंडर। जेंडर के अकॉर्डिंग हम बात करने जा रहे हैं स्त्रियों की, महिलाओं की। हम उसके अनुसार बात करें कि रूढ़िवादिता के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि पुरातन काल के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति थी और आज के समय में महिलाओं की क्या स्थिति है और इस स्थिति में कैसे और कब परिवर्तन आया। उस परिवर्तन के अनुसार हम चार इसके जो काल हैं उन कालों का जिक्र करेंगे। जैसे पहला वैदिक काल। वैदिक काल वो समय जब वेदों का ही अध्ययन किया जाता था, और वेदों के अध्ययन का जो ये काल है, इस समय जो किया गया अध्ययन है, उस समय में उस टाइम पीरियड को क्या कहा गया? वैदिक काल। वैदिक काल के अंदर जो महिलाओं की जो स्थिति थी, जो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो कैसी थी? महिलाओं की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति उस समय पुरुषों के लगभग बराबर ही थी, लगभग नहीं बिल्कुल बराबर ही थी। जितना अधिकार पुरुषों को ज्ञान प्राप्त करने का था उतना ही अधिकार महिलाओं को भी ज्ञान प्राप्त करने का था। उनको एक सीमित क्षेत्र में यानी घर की चार दीवारी में बांधकर नहीं रखा गया था। वो बराबर राज, जहाँ पे उनको राज करने का अधिकार प्राप्त था वहाँ वो राज भी करती थी। जहाँ पे एक विदुषी के रूप में, विद्वान के रूप में उनकी चर्चा होती थी, वहाँ भी उनका एक अलग स्थान था। तो ये जो समय था वो बिल्कुल स्त्रियों के लिए बहुत ही अच्छा समय माना गया, जिसमें क्या है? महिलाओं को पुरुषों के समान, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान पद प्राप्त था। दूसरा समय क्या है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक
वैदिक काल में महिलाओं की वही स्थिति, लगभग वैसी स्थिति थी जैसी वैदिक काल में स्थिति थी। वैदिक काल की वही लगभग, इसमें सिर्फ इतना फर्क था कि जो मध्य काल था ये महाभारत का युग कहलाया। ये जो युग था महाभारत का युग था। इस युग के अंदर जो वक्त था, जो समय था, हम सब जानते हैं महाभारत के बारे में, हम सब ने महाभारत के बारे में पढ़ा है, हम सब ने महाभारत को देखा है टीवी पर, उसके चित्रण को देखा है। तो उस चित्रण के अनुसार हम जानते हैं कि हमने उसके अंदर जो द्रौपदी कांड देखा है, उसके अनुसार आगे चलकर ये चीज़ जो भीष्म पितामह द्वारा कही गई कि भी महिलाओं को सुरक्षा की आवश्यकता है। तो ये कहा गया, ये किसके द्वारा, भीष्म पितामह द्वारा कौन से काल में कहा गया, उत्तर वैदिक काल में कहा गया। उत्तर वैदिक काल में वहाँ पे तो स्त्रियों की वही स्थिति थी जैसी लगभग वैदिक काल के अंदर थी, यानी उन्हें शिक्षा का समान अधिकार था, राज करने का अधिकार था, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि उसको सुरक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि स्त्रियां जो है अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकती। ये बात उस समय एक उभर कर आई थी। तीसरा समय है धर्मशास्त्र काल। ये वो काल है, ये वो समय है, ये वो पीरियड है जहाँ पे जो स्त्रियों की सीमा है उनके घर तक आ गई। उस समय के महिलाओं को जो है घर की सीमा में बांध दिया। हाँ, दर्जा अभी भी उनका घर परिवार में उच्च था, उनका जो कार्य था वो घर के पुत्र, बेटे, भ्राता, पिता, ज्येष्ठ, देवर, इन सब के खान पान की व्यवस्था करना, उनके सेवा करना वहाँ तक था। लेकिन कोई भी अनुष्ठान है, कोई भी पूजा है, उसके अंदर पति पत्नी का एक साथ बैठना अनिवार्य माना गया। आज भी धर्मशास्त्र यही कहता है कि कोई भी पूजा है, कोई भी अनुष्ठान है, वो तब तक पूरा नहीं होता जब तक पति के साथ उसकी पत्नी ना बैठे। लेकिन उस वक्त इस चीज़ को बहुत उच्च माना जाता था। उसमें स्त्रियों को एक सीमा जरूर दे दी गई थी, लेकिन उसके अंदर उसको बांधा नहीं गया था। उसकी इज्जत की जाती थी, उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी, उनके कार्य की रिस्पेक्ट की जाती थी, और उन्हें एक दर्जा मिला था कि पत्नी का कार्य तब तक अधूरा माना जाएगा जब तक पत्नी उस अनुष्ठान में, उस कार्य में उसका साथ नहीं दे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था मध्यकाल या मुगल काल। मध्यकाल और मुगल काल जो वक्त है, ये वो काल है जब मुगलों ने भारत पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। उसमें क्या है कि उन्होंने अपने हरम को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए क्या किया कि हिंदू महिलाओं को या उनको अपने धर्म में शामिल करने के लिए उनको क्या करना शुरू कर दिया, अगवा करना शुरू कर दिया, उनको किडनैप करना शुरू कर दिया, उसको अपने हरम में लेना शुरू कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि हिंदू जो परिवार थे उनके अंदर डर की एक भावना बढ़ने लगी, जिसका नतीजा क्या, सबसे ज़्यादा भुगतना किसे पड़ा, महिलाओं को, स्त्रियों को भुगतना पड़ा। उसमें क्या हुआ कि एक परंपरा ने डेवलप हो गई बाल विवाह की, यानी कि बेटियां जब छोटी होती थी तभी उनका क्या कर दिया गया, उनके ही समाज के अंदर क्या कर दिया गया, विवाह कर दिया जाता, उनको पर्दों में रखा जाता, उनको धीरे धीरे उनको घर की चार दीवारी में बंद करना शुरू कर दिया, उनको पर्दों में रखना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि उनकी स्थिति दयनीय से दयनीय होती चली गई। पहले तो ये उनकी सिर्फ सुरक्षा के लिए किया गया, लेकिन बाद में ये उन पर अधिकार ही करते चले गए। जो वैदिक काल से स्टार्ट हुआ, महिलाओं का एक पद उज्ज्वल था, लेकिन धीरे धीरे पुरुषों ने उसको अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ, कौन से समय में पड़ा, मध्यकाल के अंदर पड़ा। उसमें इसका फ़ायदा पुरुषों ने पूरी तरह उठाया। उन्होंने इसका क्या, महिलाओं पर अधिकार जताना, उसको एक अपनी प्रॉपर्टी की तरह समझना, यानी कि जब उसकी शादी हो गई तो उसको वो एक क्या करें कि मेरी प्रॉपर्टी है, उसको एक प्रॉपर्टी, एक थिंग के रूप में मानना, और उसी के रूप में उसको, अगर उसको मुगलों द्वारा अगवा किया जा रहा है तो भी एक प्रॉपर्टी के रूप में, कि वो एक प्रॉपर्टी के रूप में उसके उनके पास पहुंच रही है, और अगर पुरुषों के द्वारा या हिंदू पुरुषों के द्वारा उसको बचाया जा रहा था तो भी एक प्रॉपर्टी के रूप में कि इसके ऊपर हमारा अधिकार है, कोई इसके ऊपर देख नहीं ले। तो ये सब जो उसकी धीरे धीरे जो स्थिति आई वो एक प्रॉपर्टी के रूप में आ गई, एक रूप में ऐसे कि एक ऑब्जेक्ट या एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के रूप में आ गई कि जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ जो स्थिति आई, वो महिलाओं की जो स्थिति आई वो कंप्लीटली कैसी होगी, दयनीय होगी। ठीक है, इसके बाद जो अगला समय काल था वो था ब्रिटिश काल। नेक्स्ट जो था
वो था ब्रिटिश काल। जब ब्रिटिश काल यानी कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए और उन्होंने हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लेना शुरू किया, तो उस समय के अंदर क्या था कि महिलाओं की जो स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी। उनको घर की चार दीवारी में ही रखा जाता था, एक प्रॉपर्टी के रूप में रखा जाता था। लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे या जो अंग्रेज थे वो तो सिर्फ राज करने आए थे, तो उन्होंने इस स्थिति पर ज़्यादा कोई भी गौर नहीं किया। हाँ, उनके साथ जो महिलाएँ थीं उनको थोड़ा बहुत दर्जा उनके बराबर का मिला हुआ था, वो एक उनके साथ चलने वाली वो प्रथा प्रथा में नहीं रहती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने भारत की जो महिलाएं थी उनके अंदर कोई खास परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की। उसके अंदर कुछ एक चेंजेस थे हुए। जो चेंजेस कब आए? जब समाज सुधारक काल आया। ये वो काल था जब कुछ समाजशास्त्री जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर ऐसे समाज सुधारक जो ब्रिटिश काल के अंदर उनके समय में शिक्षा लेकर ज्ञान प्राप्त कर वो समाज के प्रति जब उन्होंने देखा तो उसमें होने वाले जब उन्होंने महिलाओं के प्रति जो स्थिति देखी उन स्थिति को उन्होंने सुधार करने की कोशिश की। वो समय काल था जब बाल विवाह पर रोक लगी, वो समय था जब सती प्रथा पर रोक लगी। राजा राममोहन राय की मेहनत की वजह से 1859 में बूंदी के अंदर सती प्रथा पर रोक लगी। 1871 के अंदर जाके विधवा प्रथा जो प्रारंभ हुई, विधवा विवाह की जो परंपरा प्रारंभ हुई वो ईश्वरचंद सागर की वजह से हुई। तो ये कुछ समाज सुधारक थे जिन्होंने क्या समाज को परिवर्तन करने के लिए, चेंज करने के लिए, और इन्होंने जोर दिया जो महिलाओं की स्थिति के रूप में जो परिवर्तन आया। और यहीं से क्या महिलाएं एक ग्रुप के रूप में निकलने लगी। उन्होंने अपने खिलाफ, खुद होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की और उसके साथ जो आज़ादी के लिए जो अभियान चल रहे थे उन अभियानों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। तो इसके अंदर यहाँ पे जो परिवर्तन था वो समाज सुधारक काल के अंदर आया। इसके आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।